अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज अजम से 4215 मीटर दूर अरब में एक अहम मुलाकात से बनने वाली उस खबर से करते हैं जिसने कहीं किसी की पेशानी शिकन आलूद की तो किसी के लबों पर मुस्कान बिखेर दी। अरबो अजम समेत आलमी मीडिया इस खबर को नज़रअंदाज नहीं कर सका। बात शुरू होती है इस्लामाबाद के नूर खान एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली VIP तैयारे एयरफोर्स 1 से, जिसे चंद घंटों बाद ही एक बड़े मुल्क के जदीद F-15 तैयारे अपने हिसार में ले लेते हैं। और यह हिसार अजीब हिसार होता है कि आस पास दाएं बाएं लड़ाका तैयारों को देखकर भी कोई परेशान नहीं होता। एयरफोर्स 1 के साथ साथ उड़ने वाले ये तैयारे बिल्कुल करीब पहुंचते हैं और फिर इनमें से एक के कॉकपिट से पायलट अपना हाथ पेशानी तक ले जाकर दुनिया इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर पावर और एक बड़ी भरपूर अस्करी कुव्वत के हामिल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सल्यूट करता है। फिर फ़ज़ा के बाद ज़मीन पर भी पाकिस्तानी वफ़द का जिस गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाता है वो हर लिहाज से गैर मामूली है। इस गैर मामूली इस्तकबाल के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन होने वाला तारीखी मुआहिदा दोस्तों और दुश्मनों सबको चौंका देता है। मुआहिदा कहता है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर और सऊदी अरब पर जारहियत पाकिस्तान पर जारहियत तस्वुर होगी। इस मुआहदे पर दुश्मनों की तशवीश कम नहीं हुई थी कि सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने ट्वीट कर डाली। उन्होंने लिखा कि सऊदीया और पाकिस्तान जारहे के मुकाबिल एक ही सफ़ में हमेशा और अबद तक। मौजूदा हालात के तनाजुर में नाज़रीन, ये मुआहिदा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। 1982 से 87 तक पाकिस्तान के तकरीबन 20,000 फौजी नाज़रीन आप जानते हैं कि वहाँ तैनात भी रहे हैं। खलीज जंग के दौरान भी पाकिस्तान ने हिजाज मुक़द्दस की मदद के लिए अपने फौजी दस्ते भेजे थे और फिर सऊदी फौजी अफसरान तो 1967 से पाकिस्तान में तरबियत के लिए भी आते रहे हैं। लेकिन इस माहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और मरबूत हो चुके हैं, जिसके लिए दोनों ममालिक की क़यादत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ तो है ही। लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहलगाम ड्रामे के प्रोड्यूसर ऑपरेशन सिंदूर के लिए अम्बाला और हाशिमारा एयर बेसिस से उड़ने वाले रफाल तैयारों के स्क्वाड्रंस 101 और 17 के पायलट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पाकिस्तान को हाथ दिखाने का मौका दिया और पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। आज इसी ताकत पर और इसी ताकत के माने जाने पर और पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर जो नए दौर का आगाज होने जा रहा है दोनों ममालिक के दरमियान, इस पर हम बात करेंगे। और ये बात करने के लिए हमने दावत दी है आज इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार और हमारे इस्लामाबाद सेंटर के ब्यूरो चीफ हैं काशिफ रफ़ीक साहब, मुझे ज्वाइन किए हुए हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़कार राहत साहब हमें हमेशा की तरह वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन किए हुए हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ फ़रहान साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं हमारे कराची सेंटर के लिए, वो भी हैं कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, हमें वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। और आज़म मलिक साहब को आप देख सकते हैं जी, आज़म मलिक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ हमारी रिक्वेस्ट पर हमेशा की तरह वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज़म मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ चलें आज आपसे किए लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया फ़ातिहीन को याद रखती है। क्या ये दुरुस्त है कि मौजूदा हालात में इस मुआहदे का एक क्रेडिट जो है वो मार्का हक को भी जाता है? आज़म साहब। जी आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। ऐसे ही होता है जब आप दुनिया को अपना आप दिखाते हैं तो दुनिया आपको मानती है। देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो हालिया मुआहदा है इस लिहाज से तारीखी है कि ये सिर्फ दो ममालिक के ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया के लिए एक नई हिकमत अमली की बुनियाद रखता है। इस मुआहदे का मतलब, जैसे आपने भी समझाया आसमा, कि एक पर हमला जो है वो दूसरे पर हमला तस्वर किया जाएगा। देखिए, ये किसी भी दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि अपनी अस्करी शराकतदारी को इज्तिमाई दिफा की सतह तक पहुंचा दिया गया हो दो ममालिक के दरमियान। देखिए आसमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो हालिया जो भारत के साथ मार्का हक में हमने एक जंग जीती है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया है। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल के अंदर एक दुनिया की बड़ी इकॉनमी को, जो अपने आप को बहुत बड़ी इकॉनमी और शाइनिंग इंडिया कहती थी, उसको जो है उसको जमीन के बोझ जो है वो गिरा दिया है। पाकिस्तान ने अपनी जो हालिया अस्करी सलाहियत थी, दिफाई मनसूबा बंदी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और इसकी कामयाबी की वजह से बैनुल अक़वामी आपकी साख में भी इजाफा हुआ है। देखिए आसमा, अगर हम इस खित्ते के इस मुआहदे के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुआहदा जो है वो ताकत के तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखता है। भारत को इसके ऊपर तशवीश होगी कि पाकिस्तान को सऊदी अस्करी माली जो सहारा है मिलेगा और उससे पाकिस्तान को बरतरी होगी। और इसराइल के लिए ये पेशरफ्त भी कोई खुश आइंद नहीं है, क्योंकि वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करता आया है। आपको याद होगा
इससे पहले जब ट्रंप की पहला दौरे हुकूमत था तो ट्रंप साहब ये कहते आए थे कि सऊदी अरब जल्द इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये जो हालिया दफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ, इससे जो इजराइल की वो एक प्लानिंग थी और वो जो शराकतदारी चाह रहा था सऊदी अरब के साथ, उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आसमा, एक और चीज इसमें जी बड़ी जी अहम है, आपसे इजाजत के साथ, कि प्लीज अमेरिका प्लीज। के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसने हमेशा सऊदी अरब को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा समझा है इस खित्ते के अंदर। हाँ। सऊदी अरब उसका थानेदार है खित्ते के अंदर, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपना दिफाई पार्टनर बना लिया है, जो पहले ही चीन के साथ खड़ा है। आप इस स्ट्रेटेजी, इस एक जो त्रिकोण है उसको समझें। इसका मतलब ये है कि खित्ते में अमेरिकी इजारादारी जो है वो टूट रही है, और एक नई कसीर कतवी दुनिया जो है, मल्टीपोलर दुनिया जो है, वो जन्म ले रही है। और मैं समझता हूँ चीन के लिए ये मुआहदा जो है एक मौका है, क्योंकि वो पहले ही पाकिस्तान के साथ सी पैक के जरिए गहरे ताल्लुकात रखता है। अगर सऊदी अरब भी इसमें शामिल होता है तो ये ताउन मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया को एक दूसरे के करीब ला सकता है, और चीन के आखिरी बात जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको एक नई जान दे सकता है। मतलब ओवरऑल भी अगर आप इस मुआहदे की बात करें आसमा, तो ये खित्ते के अंदर मैं समझता हूँ कि एक ऐसी ऐसी बड़ी सफारती जीत है पाकिस्तान की, जो मेरा ख्याल है इससे पहले 78 साल की तारीख में कभी नहीं हुई, और ये पाकिस्तान को मजीद बुलंदियों की तरफ लेके जाएगी इंशाल्लाह जी। और यही सब जगह से हमें सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। यकीनन पाकिस्तान के लिए इस मुआहदे का होना जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं यकीनन आज का चूंकि पूरा प्रोग्राम जो है हमने इसी चीज़ पर को डेडिकेट किया, जिस तरह से आपने खुद कहा कि पाकिस्तान की इतनी जो 70 से ज़ायद दहाइयों पर मुश्तमिल तारीख है, उसमें ऐसा मुआहदा इससे पहले हमने कभी नहीं देखा है। तो हमने सोचा कि आज का पूरा प्रोग्राम इसी पर किया जाए और इसको मुख्तलिफ हवालों से देखा जाए। जिस तरह से आपने चाइना की बात की, जो इर्द गिर्द दूसरे ममालिक हैं वो क्या सोचते हैं, हमारा दुश्मन मुल्क जिसने जिस तरह से रिएक्शन उस पर दिया है, उसका मजीद रिएक्शन क्या आ सकता है, इसको लेकर वो क्या सोच रखता है, इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। और बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी नज़र में पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो कितनी मजीद मुस्तहकम हुई है, और अमेरिका इस सारी चीज़ को कैसे देखेगा। आज के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें नाज़रीन हम डिस्कस कर रहे होंगे। काशिफ साहब, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि तमाम सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले ओवरऑल आप इस एग्रीमेंट को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए? नो डाउट ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस कामयाबी के साथ साथ पाकिस्तान पर इस मुआहदे के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आयद हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुछ माह पहले आपके शो में कहा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान, गो कि मैंने तो दिसंबर तक की अजम्पशन जी की जी थी जी जी कि आई स्टिल रिमेंबर आपने बोला था। पाकिस्तान माशी तौर पे टेक ऑफ करेगा। चंद माह लगे, हालात, चीज़ें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फाइनली पाकिस्तान ने माशी तौर पे टेक ऑफ कर लिया। इसके जो सरकमस्टांसिस थे, जो चीज़ें थीं और जो प्रॉक्सीज थी पाकिस्तान की मईशत को टेक ऑफ ना करने वाली, उन सब ने अपना पूरा जोर लगाया, और उस तमाम जोर के अंदर ही एक पहलू जो है वो पहलगाम का वाक़या भी है, जिसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया। और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अफवाज ने, पॉलिटिकल लीडरशिप के विजडम ने, इन तमाम ने मिलकर जिस तरीके से उसको काउंटर किया, और जो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनी, बेसिकली वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की माशी तरक्की की तरफ। अब जिस वक्त आपने इंडिया को डिफीट दे दी, आपका एक डेमो बाहर आ गया, दिफाई तौर पे टेक्नोलॉजी का डेमो बाहर आ गया। चीन, पाकिस्तान, टर्की, इनका एक नेक्सस जो है वो भी सामने आ गया कि ये जो है ये कॉम्बो कॉम्बिनेशन है दिफाई एतबार से। दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट थी दिसंबर तक, वो थी गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल की, कि तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक थे वो इकट्ठे होने थे। और जिस वक्त ट्रम्प साहब आए तो उस कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सिक्योरिटी में पाकिस्तान का कलीदी किरदार होना था, लेकिन ट्रम्प साहब आए, उन्होंने चीज़ों को रोका। फिर आपको याद है ट्रम्प साहब आए, उन्होंने जनाब 3 ट्रिलियन के करीब मुआहदे किए दिफाई तौर पे और चले गए। मैंने एक हफ्ता पहले आपके शो में कहा था कि मुझे लगता है इसराइल जो है वो अमेरिका को डबल क्रॉस कर रहा है, और मैंने इस तनाजुर में कहा था कि जो अमेरिका का दोस्त है इसराइल उस पर अटैक कर रहा है, तो वो सोचते होंगे कि हमने $1 अरब या $1 ट्रिलियन का मुआहदा किया और हम महफूज नहीं है, तो फिर बेहतर है इनसे मुआहदा कर लो, जिनके जो हमें कमिटमेंट देंगे तो उसका दिफा तो करेंगे जी। कतर की एपिसोड के बाद जिस तरह शहबाज शरीफ गए, जिस तरह फील्ड मार्शल सऊदी अरेबिया गए, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, और जिस तरीके से ये सारे का सारी चीज़ें सामने आई, अब तय ये हो गया कि पाकिस्तान का दुश्मन सऊदी अरेबिया का दुश्मन है, पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला है, सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला है।
इस सारी डेवलपमेंट में जहां हमें मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसने हमारे स्टेचर को बढ़ाया। अब सऊदी अरेबिया की जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट है, वो भारत है, वो लंदन यूके है, वो कहीं पे भी है, तो वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को वहाँ से आइसोलेशन ना मिले या पाकिस्तान को वहाँ से कोई तकलीफ ना हो। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान कोशिश करेगा कि सऊदी अरेबिया का दिफा, वैसे भी सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक रूहानी वो अटैचमेंट है, उसका हर मुसलमान का हक है उन मुकद्दसात की मकामात की हिफाजत करना, लेकिन अब तो हमारे ऊपर ये कंपल्शन हो गई। सो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल में जब आके अमेरिका ने वो दिफाई मुआहिदों को उचक लिया $3 ट्रिलियन के, वो डिमोरलाइजेशन थी, लेकिन अब तय हो गया। अगर सऊदी अरेबिया हमारे साथ खड़ा हो गया, मुमकिन है कल कतर भी आ जाए, यूएई भी आ जाए, कुवैत भी आ जाए कि जी आए हम चले। और ये सदी एशिया की सदी है, चीजें डाइवर्जन उस तरफ ले रही हैं। मैं एंड पे एक जुमला कि पाकिस्तान, चीन, रशिया, टर्की, ये कॉम्बो कॉम्बिनेशन है। अब मिडिल ईस्ट इसमें आ जाएगा और उसके बाद मैं समझता हूँ कि भारत जो है उसके लिए बड़ा नैरो मार्जिन चला जाएगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई जारियत करे। अल्टीमेटली इंडिया जो है उसको भी इस एनेक्सिस में आना पड़ेगा। और इस एक दस्तखत के बाद, मुआहदे के बाद, दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन तेज तर हो गई है। ठीक हो गया। काशिफ साहब की गुफ्तगू ज़ाहिर नाज़रीन आपने सुनी। इम्तियाज़ फ़रहान साहब इस पर क्या राय रखते हैं? यकीनन पाकिस्तानी होने के नाते हम सभी बड़े एक्साइटेड थे। इम्तियाज़ फ़रहान साहब, जब कल हम तक ये खबर पहुंची और जिस तरह से हमारे वज़ीर आज़म का फ़ज़ा के अंदर ही सऊदीया की जानिब से, सऊदी फ़ज़ाइया की तरफ से इस्तकबाल किया गया, तभी से ये पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब कतर पर इजराइल ने हमला किया था और ख़ित्ते में सूरत हाल जो है बहुत तेज़ी से बदल रही थी, उसी वक्त ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही थी कि सऊदीया को, दीगर इस्लामी ममालिक को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सऊदीया इस पर ही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुआहदा जो है ये किसी खास वाक़े का रद्द अमल नहीं है। एक तो सर इस पर आप ज़रूर तबसरा कीजिएगा। दूसरा, जब हम ये बात करते हैं कि कतर पर हमले के बाद ये हुआ है, तो हमें इसमें ये भी ऐड नहीं कर लेना चाहिए कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसका जिस तरह से पाकिस्तान ने फिर अपना दिफा किया और जिस तरह से उसका जवाब दिया और जिस तरह से भारत को सुबकी हुई, उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन ही इतनी मुस्तहकम हो गई थी कि कोई रेजिस्ट ही नहीं कर सकता पाकिस्तान को। और जब भी आप किसी एक मुल्क की तरफ देखना चाहते हैं कि कौन सा मुल्क हमें बचा सकता है मुश्किल सूरत हाल से, तो वो वाहिद मुल्क जिसका नाम जहन में आता है आजकल वो सिर्फ पाकिस्तान है। इम्तियाज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आसमा, आई थिंक कि कल आपने अपने इंट्रो में एक बात की थी इसराइली वजीर आज़म गोल्डा मेयर के हवाले से, जी कि उन्होंने हुज़ूर सल्लम की जो हयात तैयबा को देखा, पढ़ा, तो उसमें यह था कि जब आपका विसाल हुआ तो घर में रोशनी के लिए चिराग में तेल नहीं था, लेकिन दीवारों पर सामान्य हट दीवारों पर सारी चीज, और ये इस बात की बार बार ताकीद की है। मौलाना अली करम ने भी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ताकीद की है कि जंग के लिए नहीं, लेकिन अपने दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी करें, और उसी से इज्जत होती है। और उसी से इज्जत हुई मुसलमानों की, जो पूरे स्पेन भी, और जब वो तलवार सरनगू हुई है और ये मामला है। और एक और बात है जो काशिफ भी याद दिला रहे थे, आप और हम इसी प्रोग्राम में आज शाम 7 बजे में ये बात कर चुके हैं और बार बार कर चुके हैं कि अरबों को अजम से हाथ मिलाना पड़ेगा, और उनको अपनी मजबूती के लिए भी, अपने इस्तेकाम के लिए भी। आज अगर आप देखें तो अरब ममालिक में जो सरबराह है सऊदी अरब है, और अजमों में जो सरबराह है वो पाकिस्तान है। इंडोनेशिया हो, मलाइशिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, टर्की हो, उसमें अगर लीडिंग आप पार्ट देखेंगे तो वो पाकिस्तान का। तो इसका मतलब ये हुआ अरब और अजम के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके सरबराहों का एक इजलास हुआ है, क्योंकि सिग्नेटरी सलमान, शहजादा बिन सलमान है, और इधर से पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है। इसमें बीच में कोई नुमाइंदा नहीं है, डायरेक्ट फाइल्स का तबादला हुआ है, सिग्नेचर भी ये आपस में ये है। तो इसका मतलब है अरब और अजम का एक अच्छा, एक बहुत तारीखी मुआहिदा हुआ है, जो सिर्फ मुस्लिम ममालिक के लिए ही अच्छा नहीं है, वो नॉन मुस्लिम ममालिक के लिए भी अच्छा है, कि जहां पर अमन की अब नवीद सुनाई देगी। क्योंकि जा रहे जिस तरह से जाहिरियत अमेरिका ने शुरू की हुई थी। और एक और बात हुई है इस मायदे में, आपको याद होगा ट्रंप का जब फर्स्ट टर्म था, पहले, इससे पहले जब वो इख्तियार में थे और जब सऊदी अरब वो विजिट पर आए थे, तो उन्होंने तंजन कहा था, जैसे अभी भी जाकर वापस उन्होंने तंज किया था, उस वक्त तंजन कहा था कि इन अरबों की हिफाजत हम करते हैं, इन शहजादों की हिफाजत हम करते हैं, तो उसके लिए तो हमारा ये बनता है अरबों रुपए, अरबों डॉलर जो उन्होंने लिए थे।
तो आज ट्रंप को भी जवाब मिला इस माहदे के बाद कि अब अरबों की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी नहीं है, अब उसके दो और जो पाकिस्तान है वो इसके अंदर आ गया है। अब रिसर्च के पहलू भी निकलेंगे। जाहिर है जो पूरा एग्रीमेंट है ये जरूर है उसके अंदर कि दिफाई तौर पे ये माहिदा हुआ, लेकिन उसके में जो मुख्तलिफ क्लास है उसके अंदर ये चीज सामने भी आ रही है कि तमाम चीजों में वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे। अब जाहिर है कि डिफेंस रिसर्च भी होगी उसमें, एजुकेशनल रिसर्च भी होगी, और जैसे काशिफ कह रहे थे इकोनॉमिकली अगर सिर्फ हमें अरब कंट्रीज ही हमारे साथ हमारे दरवाजे खोल देते हैं तो मैं समझता हूँ हमें बहुत बड़ी एक मार्केट अवेलेबल है। ठीक हो और गया। इसमें पूरी दुनिया ने मन का यानी सुख का सांस लिया होगा कि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो माहिदा है दूसरे जा रहे को रोकने के लिए। और आई थिंक यूरोप कंट्रीज जो है जो अमेरिका से साइडलाइन हो रहे थे तो यकीनन इसके सपोर्ट में आएंगे और हमारे लिए बहुत अच्छे है पाकिस्तान के लिए। और ये मार्का हक की आपने बात की थी, बिल्कुल मार्का हक को, लेकिन बुनियानुम मरसूस शीशा पिलाई दीवार बन जाओ, फतेह तुम्हारे कदम चूमेगी, ये अल्लाह का वादा है और बिल्कुल उस जी। वादे पे अमल शुरू हो गया है। आजम, आपसे गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया, आपने भी कमोबेश इसी तरह की गुफ्तगू फरमाई कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, माशी लिहाज से भी और वैसे भी मजहबी लिहाज से। ज़ाहिर है कि हम उससे ज़्यादा अक़ीदत सऊदीया में जो मकामात हैं उससे ज़्यादा अक़ीदत तो हम किसी चीज़ से, इवन अपनी औलाद से भी हमें उतनी मोहब्बत नहीं है जितनी हमें उन मकामात से मोहब्बत है। तो उसका सबूत तो हमें देना ही देना था। जब भी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि उस जगह को ख़तरा हो, तो अगर हमारा एग्रीमेंट ना भी हो तो ये हम पर फ़र्ज़ है। तो अभी तो खैर एक एग्रीमेंट भी हो गया, लेकिन जिस तरह से अभी इम्तियाज़ फरहान साहब ने गुफ्तगू फरमाई, जुल्फ़िकार साहब, सर के ये जो दीगर अरब रियासतें हैं ये उनके लिए भी एक तरह से एक मैसेज है, उनको भी आगे आना चाहिए है और हमें कोई एक बड़ा इत्तेहाद जो है वो बनता दिखाई देना चाहिए इन दो ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट के बाद। तो ये जो मुआहदा है पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान जो हुआ है, जुल्फ़िकार साहब, ये अरब रियासतों के लिए ये भी पैगाम नहीं दे रहा है कि वो अमेरिका पर इन्हिसार ख़त्म नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसे कम तरीन सतह पर ज़रूर ले आएँ, जो दोस्त ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ आगे बढ़ें, मिलकर चलें। आसमा, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मोदी का और भारत का थैंक यू करना चाहता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया के अंदर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर कितना दमखम है और पाकिस्तान की कैपेसिटी का लेवल क्या है। और उसके बाद शुक्रिया चीन का कि चीन ने पाकिस्तान का साथ दे के पूरी दुनिया को साबित किया। फिर शुक्रिया ट्रंप का कि ट्रंप साहब ने अरब कंट्रीज को मायूस किया और साबित किया कि वो नाकाबिले एतबार है। और आज अरब कंट्रीज को ये रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान हमारा दफा कर सकता है और अमेरिका पैसे लेने के बावजूद भी वो हमेशा इसराइल के इंटरेस्ट को वॉच करता रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीन का भी इसमें एक फ्यूचर के अंदर रोल होगा। और पाकिस्तान ने जो माजी के अंदर डॉक्टर इसरार ने कभी कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी और पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी। तो आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान वो किरदार अदा करने जा रहा है। हमें समझ नहीं आती, यकीन करें कि हम जब अपनी हालत देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर बिजली पूरी नहीं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री नहीं, हमारी जो माशी हालत है वो कितनी पतली है। तो इस पे एक इजरायली ने रिसर्च करके उसने कहा कि आप पाकिस्तान की पोटेंशियल को नहीं समझते। उसकी एक किताब है, उसमें उसने कहा कि हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान को वाकई अल्लाह मियाँ किसी मकसद के लिए आगे लेके जा रहा है। उसने इसकी मिसाल इस तरह से दी, उसने कहा कि जब आप माचिस की तीली नहीं बना सकते थे, आप एटम बम बना के बैठ गए हैं, तो आपको समझ क्यों नहीं आती कि पाकिस्तान किसी और काम के लिए आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान से कोई और काम लिया जाएगा। तो इसलिए हमें इसको इस तनाजर में देखना चाहिए। सही। पुराने कुछ वक्त पहले कुछ लोग बातें करते थे इस तरह की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये जज्बाती बातें हैं, गज़वा हिंद की बात, पूरी दुनिया, जैसे डॉक्टर इसरार साहब ने कहा तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि दुनिया की हाँ में हाँ। अभी आसिम मनीर साहब कुछ बिजनेस कम्युनिटी को मिले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2030 में G20 का मेंबर होगा, 2035 में G7 का मेंबर होगा, G10 का मेंबर होगा। जी। तो एक बिजनेसमैन उसका कहीं पे गुफ्तगू करते हुए मजाक उड़ा रहे थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह की अजीबोगरीब बातें हम सुन के आए हैं, तो देखें ये कैसे हो सकता है, उसके लिए तो ये चाहिए वो चाहिए। तो आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान उस तरफ चल पड़ा है और पाकिस्तान का एक, मैं मोदी का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि उसने पूरी दुनिया को साबित कर दिया है
पूरी इस्लामी दुनिया को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के इदारों में, पाकिस्तान के इक्विपमेंट्स में, पाकिस्तान के असला के अंदर, पाकिस्तान की जितनी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इस्लामी ममालिक का ना सिर्फ दफा करने की सलाहियत रखता है बल्कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का इस मामले का इतराफ करना पड़ा। और इस क्राइसिस के अंदर से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दरीना ताल्लुक है, ये साइलेंट एक एग्रीमेंट था। ठीक है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी जो है, अंडरस्टैंडिंग थी। आसमा, अगर मुझे एक फिक्रा कंप्लीट जी करने दे, जी सर, जी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की और सऊदी अरब की पहले से अंडरस्टैंडिंग थी। आज तारीख का वो वक्त आया क्या जो ओपनली ये सारी चीजें हुई हैं। और पाकिस्तान, मत भूलिए, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। इजराइल हो या अमेरिका, वो सऊदी अरब की तरफ देख भी नहीं सकता। सिर्फ 5 सेकंड और 10 सेकंड की बात है, इजराइल पाकिस्तानी मिसाइलों की बिल्कुल हिट लिस्ट के ऊपर है। और इजराइल 100,000 दफा अमेरिका को कह चुका है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए, हमारी जान को आए हुए है, खतरा है हमारे लिए। तो आज ब्रेक लेना है मुझे। जुल्फकार साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि पाकिस्तान के लिए किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी पैदा हुई और पाकिस्तान के लिए मजीद अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे किस तरह से इस एग्रीमेंट के बाद हमें खुलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आन पड़ी है, और इस जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। वो ये है कि जहाँ इस मुआहदे से बहुत सारे लोग खुश हैं, वहाँ मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, भारत के अलावा भी कुछ और ममालिक जो है वो नाराज़ है और नाराज़ हो भी सकते हैं, और उसका रिएक्शन जो है कहीं ना कहीं से हमें आ रहा होगा। अब उस रिएक्शन से निपटने के लिए हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए है, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान मुआहदा हुआ है, और इस मुआहदे से जहां पाकिस्तान के अंदर बड़ी खुशी है, सऊदीया में बड़ी खुशी है, बहुत सारे इस्लामी ममालिक बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। हमारा पड़ोसी हमेशा की तरह बहुत नाला है, बहुत दुखी है, बहुत अफसरदा है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरती से जुल्फ़कार राहत साहब ने जिस तरह से कहा कि इसका क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं मोदी को तो जाता है। ना मोदी पाकिस्तान पर अटैक करने का सोचता, ना पाकिस्तान अपनी पावर उस तरह से दुनिया को दिखाता, और न शायद आज इस तरह से पाकिस्तान की ताकत को मानते हुए जो इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के पास इस तरह के एग्रीमेंट्स के लिए आ रहे होते हैं। अभी तो और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो बड़ी सारी चीज़ों के लिए पाकिस्तान के आगे क्यू में है। जब ये क्यू की बात करते हैं आज़म मलिक साहब, हम तो ये जो मुआहदा है ये हम देखेंगे कि नेटो की सतह के किसी इस्लामी दिफाई ब्लॉक की तश्कील का नुक्ता आगाज़ साबित हो रहा होगा, जैसा कभी भुट्टो, शाह फैसल, मोहम्मद कदाफ़ी और दीगर ने मिलकर सोचा था। सर जी आसमा, देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर, जैसे आप ब्रेक में जाने से पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन कर रही थी, कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर एक बहुत भारी जो है वो जिम्मेदारी आयद होगी। माजी में पाकिस्तान को आपने देखा होगा कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जाता रहा जो दहशतगर्दी और दाखिली अदम इस्तेहकाम का शिकार था, और लोगों ने हमेशा हमारा दुनिया भर में मजाक उड़ाया। इससे पहले जुल्फ़कार राहत साहब भी इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने एक पॉइंट निकाला। देखिए, एक बड़ा ब्रीक नुक्ता है, इसको समझने की जरूरत है, और वो ये है कि क्या वजह है कि अमेरिका पूरी दुनिया की दुश्मनी मोल ले रहा है। क्या जो अरब कंट्रीज हैं उनके पास दौलत की कमी है? जब ट्रम्प साहब यहाँ पर आते हैं तो $1 ट्रिलियन उनको दे दिए जाते हैं, लेकिन वो एक बुनियादी नुक्ता लाजमी है कि कहीं ना कहीं पे जो हमारा और उनके दरमियान एक मजहबी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं पे उजागर रहता है। खैर, ये एक नुक्ता था जो मैंने अभी शेर का नाम रासिल समझा। देखिए, अब जो तस्वीर बदल गई है, जो पहले पाकिस्तान था वो दहशतगर्दी का शिकार था, दाखिली अदम इस्तेहकाम का शिकार था। आपको याद होगा बड़े सारे प्रोग्राम होते थे कि पाकिस्तान 6 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, सिंधु देश की आवाज़ें आ रही थी, बलोचिस्तान की अलहदगी की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन अब भारत को शिकस्त देने और सऊदी अरब के साथ इस दफाई माहदे के बाद दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को एक नई नज़र से देखेंगे। पाकिस्तान सिर्फ खिते का खिलाड़ी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिक ताकत के तौर पर उभर रहा है, जिसका असर मशक़े वुस्ता से जनूबी एशिया तक फैल सकता है। भारत में यकीनन इस पेशरफ्त पर एक मातम बिछा हुआ है, क्योंकि दहाइयों से वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशों में मसरूफ रहा है। लेकिन अब हालात उलट गए हैं। आसमा, सऊदी अरब जैसे बड़े इत्तेहादी के साथ पाकिस्तान का दफाई इश्तराक में समझता हूँ कि भारत के ख्वाबों को उसने चकनाचूर कर दिया है, जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा था दहाइयों से। अपनी प्रॉक्सीज, टीटीपी,
BLA और BLF जैसी तंजीमों को पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट करना, और अब पाकिस्तान की इस फतह के बाद और इस दफाई माहदे के बाद आपको पता है पाकिस्तानी फौज गुज़श्ता कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ और इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ रही है, और लड़ कर वो इतनी पॉलिश हो गई है कि अब उसने भारत जैसे एक बड़े, 2 गुना बड़े बल्कि 100 गुना बड़े जो एक दुश्मन था उसको पछाड़ के रख दिया है और अपनी ताकत का लोहा दुनिया में मनवाया है। अब इत्तेहादियों के साथ मिलकर वो अपनी इस नई जो पेशरफ्त है, नया जो इत्तेहाद है, वो खित्ते के अंदर एक नई तब्दीली लाएगा। मैं समझता हूँ आसमा, जो आपने चीन और नेटो की बात की है, तो जैसे ये नेटो जैसा एक बड़ा इत्तेहाद बन सकता है, सऊदी अरब अगर ये चाहे, दफाई मुआहदा अगर मुस्तकबिल में मजीद मुस्लिम ममालिक को साथ लाने के लिए शामिल काम करने करता इसमें। है। जी, जी, बिल्कुल, जिसकी बाज़गश्त अभी वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तक सुनाई दे रही है। जी, जी। ये मुआहदा पाकिस्तान को एक नई आलमी पोज़ीशन देगा, बल्कि साथ में ये जो आपने बात की थी, एक भारी ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर आयद करता है कि जो इत्तेहाद का वादा होगा, उसको हमने अपने लो बजट में रहते हुए उसको किस तरह से फुलफ़िल करना है और उनके एतमाद पर किस तरह से हमने पूरा उतरना है। ये मुआहदा महज़ आसमा एक कागज़ी कार्रवाई नहीं लग रही मुझे, बल्कि पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ है, और सही नेटो हो गया। और सिटो जैसा एक इत्तेहाद जो है, वो खित्ते के ऊपर, खित्ते के दरमियान, खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, उनके दरमियान बन सकता है। ठीक है, जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे ममालिक से इस हवाले से बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है, तो मेरे ख्याल में हम ज़रा अब पड़ोसी मुल्क का जिक्र कर लेते हैं, भारत का रुख कर लेते हैं। जैसे बड़े ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये ऐलान किया कि जी हमें तो इस मायदे के बारे में पहले से पता था, हालांकि वी ऑल नो कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा होने जा रहा है। लेकिन अब जब उसके इल्म में ये आ चुका है और अब जब वो इस पर बड़ी तकलीफ़ में भी है इम्तियाज़ फरहान साहब, तो आपको लगता है कि वो इस मुआहदे के रद्द अमल में इजराइल या किसी भी और मुल्क के साथ कोई ऐसा मुआहदा कर सकता है, और ये क्या काबिल अमल होगा? लाइक पाकिस्तान को टीज करने के लिए तो भारत कभी किसी भी हद तक जाता है ना, चाहे वो खेल के मैदान में हाथ मिलाने से इनकार करना ही क्यों ना हो, तो उसको तो फौरन से अपने अवाम के सामने अपनी धाक बिठाने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ करनी पड़े। तो आपको लगता है कि वो ये कर रहा होगा? देखिए, अब वो कुछ भी करेगा तो वो फॉलो अप होगा, और वो यही जो अभी आपने जिक्र किया है ये होगा कि जी इस मुआहदे के फॉलो अप में कर रहे हैं या जलन में कर रहे हैं, जो भी। लेकिन एक एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है उसका इसराइल के साथ। आपने देखा कि ये जुल्फकार भाई ने बिल्कुल सही उसको शुक्रिया अदा किया मोदी का, लेकिन असल जंग तो इसराइल के साथ थी ना। अगर मोदी ने जो निगेटिवली रिएक्ट किया ट्रंप के हवाले से भी, इसराइल के हवाले से, इसलिए कि उसने उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए इस मामले को छेड़ा। वरना जो ड्रोन्स अटैक हुए थे वो तो पूरी दुनिया ने उसको देखा, सैटेलाइट से बात प्रूव हुई कि उस ड्रोन्स के अंदर सबसे ज्यादा किरदार इसराइल का था, जो हमारी जंगी हिकमत अमली है उसको आश्कार करने यानी सामने लाने के लिए था। लेकिन हमारे जो जंगी जो हिकमत अमली को जिन्होंने ड्रॉ किया हुआ था, उन्होंने उसको भी कामयाबी से फेस किया। तो ऑलरेडी इसराइल और हिंदुस्तान, अमेरिका तो इकट्ठे हैं, सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद है। अगर वो उसका अनाउंस कर देते हैं, किसी एग्रीमेंट में आ जाते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हिस्ट्री उठाएंगे तो उसके बाद से आपको ये समंदरी तिजारत आपको मिलेगी। उससे पहले पूरे बड़े सगीर के साथ साथ अगर दुनिया भर में आप देखेंगे 80% जो है जमीनी रास्ते से होती थी। ये चाइना का जो वन बेल्ट, ये जो सिल्क रोड की जो मुखालफत है जो दुनिया भर में की है, खासतौर पे अमेरिका ने की, तो उसकी वजह यही थी कि दोबारा ईस्ट इंडिया, आज से 200-250 साल अमेरिका की डिस्कवरी से पहले और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मेशन की और दूसरी जगहों पर, तो वह जमीनी रास्ते के बजाय उन्होंने तरजीह दी जंगी रास्तों को, कि वो ये समुद्री रास्तों को, कि जो आसान होते हैं और जहाँ रुकावटें कम होती है और बहुत जल्दी और बहुत सस्ता यानी कि होता है। अब ये जब दोबारा जमीनी रास्ते बहाल होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हुक्मरानी का तस्वुर भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब हमें टर्की के ऊपर अगली जो बात होगी वो टर्की के पास के हवाले से बात होगी, जो कि यूरोप का एक तरह से दरवाजा है। हाँ। अब ये समझे कि वहां पर भी ये जब बात आगे जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ ये अरबो अजम का जो इत्तेहाद है वो उससे कोई कभी दुनिया भर में आप देखें कि मुसलमानों की ताकत से जब मुसलमान एक बहुत बड़ी जगह पे हुक्मरानी करते थे तो कोई नॉन मुस्लिम परेशान नहीं होता था। तो मैं समझता हूँ इस तरह की एक्टिविटी से कोई नॉन मुस्लिम कंट्री को कोई खतरा नहीं है, ना वो परेशान होंगे। अलबत्ता इसराइल, अमेरिका के लिए हम जरूर बात कर सकते हैं, हिंदुस्तान के लिए जरूर बात कर सकते हैं कि वो जरूर परेशान होगा।
अब इस मामले में ये करना चाहिए कि परेशान सऊदी है अरब वो ने इनफैक्ट इम्तियाज साहब, बिल्कुल परेशान बिल्कुल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो उसका रद्द अमल है, जुल्फकार राज साहब, सर भारत का जो रद्द अमल है मोहतात है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें तशवीश बहुत ज़्यादा है। तो आपको नहीं लगता है कि इस मुआहदे से भारत और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं उनमें कहीं ना कहीं तनाव आ सकता है, ख़ास तरह से जिस तरह से एक बयान जारी किया गया है कि जी हम अपने दिफा को देखते हुए, अपने सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए सारी चीज़ पर बड़ी बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं? देखिए अस्मा, भारत को अब इस पे क्लियर होना पड़ेगा कि वो इस इत्तेहाद के साथ है या इजराइल के साथ है या अमेरिका के साथ है। ये मेरा ख्याल उनको क्लैरिटी देना पड़ेगी और बड़ा ही मुश्किल होगा भारत के लिए कि वो अमेरिका या इजराइल के इत्तेहाद को छोड़कर इस इस्लामी इत्तेहाद का हिस्सा बने। आपको याद होगा कि एमबीएस ने सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडिया के अंदर लगाई है और इंडिया क्या करता था कि पाबंदियों के बावजूद ईरान से सस्ता और मुफ्त तेल लेता था। पहले मुफ्त लेता रहा, फिर सस्ता लेता रहा और ऑयल रिफाइनरी एमबीएस से लगवा ली और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर इंडिया बन गया। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने बिलियन डॉलर इंडिया ने इस पे कमाए हैं। हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे ना, हम तो चूंकि इस तरह सोचते नहीं। तो इंडिया ने ईरानी तेल को, रशियन तेल को लिया सस्ता और सब्सिडाइज और एमबीएस ने उनको सपोर्ट किया। अब मुझे बताएं कि वो जो बिजनेस सऊदी अरब की बेस पे इंडिया कर रहा था वो कैसे कर सकेगा? या तो उसको इधर खड़ा होना पड़ेगा, बेसूरत दीगर वो जिस तरह ट्रंप ने वहां से एप्पल को कहा शिफ्ट हो जाए, इस तरह एमबीएस का अगला ऑर्डर ये होगा कि जी बाय बाय। एक चीज, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जी जी कि आप इस पे एमबीएस के वीएन को आप दाद दें कि वो एक ऐसा शख्स है जिसने इस सऊदी अरब के फ्यूचर को और फ्यूचर की जरूरियात को समझते हुए इजराइल को भी नो किया, अमेरिका के ऊपर भी उसने उसने कहा कि जी बस बाय बाय, और पाकिस्तान की तरफ वो बढ़ गया और ये बड़ा ही बोल्ड स्टेप था उनके लिए। और ये उसके उस दूर अंदेशी का मुंह बोलता सबूत है जो पाकिस्तान के साथ उसने इतना खुल के ये मामला किया है। और इसके बाद ठीक हो गया। टर्की और बाकी जो इस्लामी मालिक हैं उनके पास भी और चॉइस नहीं है, वो इधर ही आएंगे। और आखिरी बात, आसमा, जो लोग पाकिस्तान के आर्मी के बजट के ऊपर बहुत ही बातें करते थे, मेरे ख्याल है आज उनको थोड़ी सी शर्म जरूर इसलिए आनी चाहिए कि यही पाकिस्तान का वो अदारा है जिसने पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर वो मकाम दिलाया है और पाकिस्तान को मुतबर किया है। और आज पाकिस्तान के उन अदारों की रिकग्नाइजेशन पूरी दुनिया में हो रही है। बाकी तो आपकी ना इंडस्ट्री चल रही है, ना बिजली है, ना बाकी कुछ है। तो एक ये समझ ले कि यही चीज सेल हुई है आज। यानी मलिया लोधी ने बात तो थोड़ी और एंगल पे की, उन्होंने कहा जिस तरह से जवाब दिया गया मुआरका हक में जुल्फकार साहब, सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पाकिस्तान को कंसीडर किया जा रहा है कि पाकिस्तान हमारा दफा कर सकता है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। मैंने तो पहले प्रोग्राम के आगाज में ही कह दिया कि अगर क्रेडिट जाता है सही मायनों में, चले मोदी को तो हम तंजन ये कह रहे हैं ना, लेकिन अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो हमारी अफवाज को जाता है, अफवाज पाकिस्तान को जाता है। जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया उसके बाद ही सारे पाकिस्तान की धाक बैठी ना दुनिया भर में, और उसके बाद ही हम ये सारे एग्रीमेंट्स और सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक में जाते हुए देख रहे हैं। काशिफ रफीक साहब भी इसराइल की बात कर रहे थे, अभी जुल्फकार साहब भी, अब आज़म साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया। तो ये इसराइल की अंधी तकलीद, अंधी तायद कह लीजिए, चलें तकलीद नहीं कहते इसको, तायद जो है उसकी कीमत आपको नहीं लगता कि अमेरिका जो है मशरिक़ वुस्ता में उसके बदले में अपना असर और सूख जो है उसकी कमी की सूरत में कीमत अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है? और क्या वो इस पर नज़रसानी कर सकता है कि जी मुझे जो इतना नुकसान हो रहा है कि जो लोग मुझे अपना मुहाफ़िज़ समझते थे, अब वो पाकिस्तान के साथ अगर एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, मैं अपनी पोजीशन, अपना जो एक मकाम था वो खोता चला जा रहा हूँ, तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इसराइल, तो मुझे अब इसराइल से पीछे हट जाना चाहिए। और क्या भारत भी कुछ ऐसा सोचेगा जिस तरह से तमाम हमारे जो पैनल है वो ये कहता दिखाई दे रहा है कि इसमें जब बाकी ममालिक आएंगे खत्ते के, तो भारत को भी इसमें आना पड़ेगा इस सारे मुआहदे के अंदर? देखिए, जहाँ तक अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात का मामला है, अमेरिका इसराइल से पीछे हट नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका की जो 70% मईशत है, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जो टाइकॉन्स हैं बिज़नेस के, उनका ताल्लुक बराह रास्त या इनडायरेक्टली इसराइल के साथ है। अब जिस वक्त आपका मुल्क पहले ही फाइनेंशियली क्राइसिस में है और आप ताकत के ज़ोर पे, जूम पे
जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से दिफा के नाम पे पैसे लेके अपनी इकॉनमी को सेटल कर रहे हैं, आप टैरिफ की पॉलिसी इम्पोज कर रहे हैं, आप इमिग्रेंट्स को जो है वो आउट ऑफ द वे जाके आप तंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मुल्क जो है वो माशी तौर पे क्राइसिस का शिकार है और आप ये समझते हैं कि हमने इसके ऊपर अगर आज गौर और खौस ना किया तो शायद हमारा मुल्क प्रैक्टिकली फाइनेंशियली डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब इस सारे सिनेरियो में अगर इसराइली बिजनेसमैन जो लोग हैं वो कहें जी हम अपना पैसा उठा के किसी भी मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, यूरोप में चलेंगे तो यूरोप की इकॉनमी खड़ी हो जाएगी, तो अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के इर्द गिर्द जो उसकी काबीना है, जो उनकी पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पार्टी है, उसमें हार्ड कोर जो है वो इसराइली मौजूद है। अब वो जो उनकी तो सेंटिटी एक है कि हमने अपने मुल्क को कैसे बचाना है, क्योंकि वहाँ पे उनका ये भी लेना देना नहीं है कि वहाँ पे नेतन्याहू जैसा जो है वो करप्ट तरीन बंदा वो बैठा हुआ है या कोई और बैठा हुआ है। उनकी तो ये है कि हमने इस मुल्क के वजूद को बरकरार रखना है, उसके लिए मजबूरी है अमेरिका को उसके साथ करना। और अगर ट्रंप ये सारी सपोर्ट, ये सारी बातें, श्योरिटी नहीं देता तो यकीनी तौर पर वो इलेक्शन नहीं जीत सकता था। यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिकन वो वहाँ पे इसराइली लॉबिंग और उनके जो सपोर्टरान हैं उनके बगैर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। सो अमेरिका इसराइल नेक्सस जो है वो तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नेतन्याहू ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसने जो सबसे बड़ा ब्लेंडर मारा है वो मारा दोहा के ऊपर अटैक करके। इसने टर्निंग पॉइंट किया, इसने अमेरिका के तसल्लुत में जो लोग थे जिनको उन्होंने दिफा के नाम पे किसी भी नाम पे एंगेज किया हुआ था वो सारी चीजें खुल गई। यानी जो भारत ने किया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके, उसी तरह का जो काम है वो इसराइल ने किया और इसमें फायदा जो है इसराइल, उससे पहले इसराइल ने जब ईरान पे अटैक किया तो उस वक्त अमेरिका पहले खामोशी से देख रहा था कि शायद ईरान का नुकसान हो जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा ईरान ने रिएक्ट शुरू कर दिया है तो उसके बाद उन्होंने आकर जी हम जंग रुकवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में बेसिकली अमेरिकन प्रॉक्सी इसराइल जो है उसको दिफाई तौर पे डिफीट हुआ। दूसरी इस खित्ते में अमेरिकन प्रॉक्सी इंडिया थी जिसको पाकिस्तान से डिफीट हुई। अब जब उनकी प्रॉक्सीज जो है वो डिफीट कर गई तो ट्रंप ने कहा जी हमें तो पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की आवाम बड़ी मोहब्बत जा गई, तो उन्होंने हमें हमारी तरफ अपना टिल्ट कर लिया। लेकिन सो मैं आखिर में ये समझता हूँ कि अमेरिका इसराइल को छोड़े या ना छोड़े, मशरिक वस्ता के ममालिक, एशियाई ममालिक जो है वो यकीनी तौर पे अमेरिका को छोड़ चुके हैं। जो रह गए हैं वो इसी तरह एंगेजमेंट लेके चले जैसे अमेरिका दोस्त बना के मरवा रहा है, वो मुल्क भी इसको चकमा दे के इनसे बेनिफिट ले रहा है। कोई मुखलिस और इखलास वाला ताल्लुक नहीं है। दोस्ती की बात हो रही है, दुश्मनी की बात हो रही है, अखलास की बात हो रही है, तो पाकिस्तान ने जो कुछ किया है ये बड़े खुलूस के साथ किया है और ज़ाहिर है मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए और अपने दोस्त बरादर मुल्क के साथ पाकिस्तान खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया है कि पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क पर जारहियत कभी मुसल्लत की हो, चाहे वो कोई मुस्लिम मुल्क हो या वो कोई गैर मुस्लिम मुल्क हो। पाकिस्तान के तो कोई ऐसे कभी अज़ाइम रहे ही नहीं हैं। लेकिन अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको बहुत से लोग जो हैं, सिर्फ भारत नहीं बाकी कुछ ममालिक में भी इस पर कुछ मनफी गुफ्तगू जो है वो हो रही है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमेशा हिचकोले खाते दिखाई दिए हैं। ये जो एग्रीमेंट है और ख़ास तौर पर जितनी पाकिस्तान की कुर्बत है चाइना के साथ, उस पर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे अमेरिका को। अब क्या वो कंसर्न्स जो है वो मज़ीद बढ़ सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे अपने अगले और आखिरी सेगमेंट में कि जो साथ जीने मरने का वादा हो गया है, मुआहदा हो गया है, लेकिन क्या इसके पाकिस्तान की मईशत पर भी कुछ असरात हो रहे होंगे, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि आज़म मलिक साहब ने भी इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास बड़े महदूद से वसाइल हैं, तो उस महदूद वसाइल में पाकिस्तान जो कर सका सऊदी अरेबिया के लिए इस एग्रीमेंट के बाद वो कर रहा होगा, लेकिन क्या ये वसाइल बढ़ाए जाएंगे सऊदी अरेबिया की तरफ से? इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मुआहदा तो हो गया हमारा सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदीया पर जो अटैक है, हमला है, जब भी होता है खुदा ना करे कि हो, लेकिन उसको पाकिस्तान के ऊपर अटैक और हमला तस्वुर किया जाएगा। अगर पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो सऊदीया उसको अपने ऊपर अटैक और हमला जो है वो तस्वुर करेगा। ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन हमारा दिफा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से बहुत मजबूत था और बहुत मजबूत है। और ये जो मुआहदा है ये इसी हमारे दिफा की मजबूती का एक तरह से इतराफ़ है, अक्कास है। लेकिन एक चीज़ जिसमें
हम बहुत ज़्यादा हमेशा से पीछे रहते हुए दिखाई दिए हैं, वो है जी हमारी मईशत। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है, आज़म मलिक साहब आप हमें बताइएगा कि बहुत सारी उम्मीदें मईशत के मैदान में भी हमने जब इस एग्रीमेंट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी उम्मीदें कहीं ना कहीं जोड़ दी हैं कि चलें अगर सऊदीया हमसे ये मुआहदा कर रहा है, सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक, कतर जैसे ममालिक, कतर को हमने देखा कि किस तरह से उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक तैयारा गिफ्ट किया और क्या क्या उनकी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब जब सऊदीया ने पाकिस्तान पर इतना एतबार किया है, तो अपने इस दोस्त को कुछ वो माशी तौर पर ऊपर लेकर आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट होती भी हम देख रहे होंगे, क्योंकि भीख तो पाकिस्तान ने कभी नहीं मांगी ना, हम तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं सर। जी अस्मा, बिल्कुल। देखिए, आपने ब्रेक से पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बाद अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या होंगे। तो देखिए, थोड़ी सी बात इसके ऊपर करते हैं। देखिए, अमेरिका से मैं समझता हूं कि इस दफाई मुआहदे के बाद ताल्लुकात में एक पेचीदगी आ सकती है। देखिए आसमा, अमेरिका हमेशा से ये चाहता रहा है कि सऊदी अरब उसकी सिक्योरिटी छतरी के नीचे रहे। हाँ। लेकिन अब जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दफाई पार्टनर के तौर पर चुन लिया है, तो वाशिंगटन को ये खदशा लाहिक हो गया है कि पाकिस्तान खित्ते में एक मुतबादल सिक्योरिटी ब्लॉक तश्कील दे सकता है। इसके नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका का जो ताल्लुकात है, उसमें अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा सकता है। ताहम मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात जो है तोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत माजरत मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। क्या ये ज़रूरी है कि अमेरिका जो है वो एक नेगेटिव ही रिएक्शन दे? ये भी तो हो सकता है कि वो ये सोच ले कि ओके फाइन, जिसको मैं यहाँ का चौधरी समझ रहा था भारत को, वो तो यहाँ का चौधरी था ही नहीं, यहाँ का चौधरी तो अब जो है मार्का हक के बाद वो पाकिस्तान है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो भी अपना टिल्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर ले, वो भी चाहे कि पाकिस्तान के साथ किसी ऐसे मुआहदे में आ जाए, यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, मईशत के लिए कुछ बेहतरियाँ कर दे, अगर वो समझदारी से काम ले। ये इसकी कोई उम्मीद नहीं है आज़म? नहीं, देखिए आसमा, ऐसा होता नहीं है। जो बड़े ममालिक होते हैं, देखिए अमेरिका दिफाई तौर पर और मुआशी तौर पर खुद को सुपर पावर कहता है और है भी। चाइना गो के उस रेस के अंदर है, लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि खित्ते के अंदर, खास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर जो उसकी 50 साल से मुहीत उसकी जो पॉलिसी है, उसको डैमेज हो रही हो, पाकिस्तान आकर उसको डैमेज करे। ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने देखा कि पूरी दुनिया अमेरिका और इसराइल के ऊपर लान तान कर रही है, जबकि ये दोनों ममालिक जिठाई से गजा के अंदर जो इन्होंने कदम मचा रखा है, जो इंसानी जाने हर रोज बर्बरियत और जो आपको मज़ार नजर आता है डेली, हर रोज ये किस तरह से गजा के अंदर मासूम बच्चों को शहीद कर रहे हैं। तो ये दुनिया के जो आलमी ज़मीर के ऊपर ये एक बोझ है। अगर अमेरिका इतना बड़ा, वो आप समझ रही हैं कि वो ये कह दे जी ठीक है एक नया ब्लॉक बन रहा है तो मुझे इससे क्या है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अमेरिका उसका साथ देता। आपने देखा नहीं, ईरान वार के ऊपर उसने अपने जो समंदर के अंदर अपने जहाज भेज दिए थे, स्टेल तैयारी उसके फिजा के अंदर थे। तो आसमा देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नजर नहीं आएगा। हाँ, मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि एक पेचीदगी जो है वो आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान खित्ते के अंदर चीन के साथ भी अपने मजबूत ताल्लुकात बना रहा है, मॉस्को के साथ भी उसके ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अब ये जो नया मुआहदा है, इसमें तो पाकिस्तान को बहुत आगे तक ले गए। देखिए, जहां तक आखिरी बात मईशत का ताल्लुक आपने बात की है, इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के लिए मौके हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ जो सरमायाकारी और माली तावन में दिलचस्पी जो है वो बढ़ा सकता है। खास तौर पर दिफाई तावन के बाद जो दिफाई शराकतदारी है, पाकिस्तान को हथियारों और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। जबकि सऊदी अरब सरमायाकारी के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो मईशत आपने बात की है, पाकिस्तान को जरूरत किस चीज़ की? आसमा, आखिरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सकता है। और जिसकी बात फरहान साहब ने की थी कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो मईशत है, जो पोजीशन है, उसको मजबूत कर सकता है। ठीक है, आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन आपको मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि नो डाउट हुई भी है और मजीद हो रही होगी इस एग्रीमेंट के बाद। जिस तरह से पाकिस्तान की धाक है और जिस तरह से वाह वाह हो रही है सब फील्ड मार्शल की, इवन हमारी हुकूमती पॉलिसियों की और हमारे दिफाई कुव्वत की। इम्तियाज़ फरहान साहब, आपको लगता है क्योंकि माशी फ़ायदा भी हमें होने वाला है, खास तौर पर जिस तरह से आज़म मलिक साहब अभी फरमा रहे थे कि कोई ना कोई रिएक्शन तो ज़ाहिर है कि अमेरिका से आएगा, वो टैरिफ की शक्ल में भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका जब किसी पर नाराज़ होता है तो ट्रंप साहब जो है वो फौरी तौर पर कोई ना कोई फैसला ऐसा कर लेते हैं कि जो वो कहते हैं कि जी बस अभी मैं इससे टस से मस नहीं हो रहा, चाहे इस मामले पर उनके ताल्लुकात भारत जैसे ममालिक से ख़राब ही क्यों ना हो रहे हों। तो हमें भी किसी ऐसे रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर कोई ऐसा रिएक्शन आता है तो फिर तो हमें माशी तौर पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगी इन ममालिक की जिनके साथ हमारा ताउन है। सर अभी देखिए, खुदा करे कि ओपनली रिएक्शन आए तब तो ठीक है, अगर साजिशी रिएक्शन आएगा तो उसमें हमें मुश्किलात हो सकती हैं। ओपनली भले वो हम पे टैरिफ लगा दे तो ज़ाहिर है फिर हम सेकंड कोई ऑप्शन लाजमी एनी आउट ढूंढना पड़ेगा। जैसे ईरान ने इतने अरसे तक पाबंदियों के बावजूद अपने आप को सर्वाइव किया, ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि डेवलप भी किया।
सारा तो हमें भी उसमें करना पड़ेगा। लेकिन आपने अपने इंट्रो में जैसे पहले भुट्टो साहब का और उस दौर में इस्लामी सदरा कॉन्फ्रेंस का एक हवाला दिया जी था, जी, तो मोहम्मद फिर इस कदाफी भी तरह जिसमें बिल्कुल मुमकिन है, तो उस वक्त आपको यकीन है, यकीनन आपने देखा कि शाह फैसल ने उस वक्त सऊदी अरब के दरवाजे खोल दिए थे पाकिस्तानियों के लिए, और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वहाँ काम के लिए गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्टेबल होना शुरू हो गई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से आई भी। एम तो सॉरी इस बात के फरहान साहब, कारण टाइम मेरे पास कम है, लेकिन मैं खुद ही आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। पाकिस्तान और सऊदीया के हवाले से जब हम वहाँ पर अपने लोगों को भेजने की बात करते हैं, तो कल ही की खबर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आज की हो, मेरी नज़र से आज गुजरी, कि उन्होंने कहा है जी कि आपके यहाँ से जो फ़कीर आ रहे हैं ना, इनके ऊपर आप ज़रा ध्यान दें, इनको रोकें। तो बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम्स तो हमारी अपनी तरफ से भी है ना, जब हम अफरादी कुव्वत भेजने की बात करते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर हमारी अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ भी हैं फरहान साहब। बिल्कुल है, लेकिन उसमें हमें बिला वजह जो है ना अपने इदारों के ऊपर तनकीद करना छोड़नी पड़ी। भिखारियों को रोक दिया हमारी एफआईए ने, भिखारियों को रोका, हमारे इमिग्रेशन के लोगों ने रोका, लेकिन हमने तनकीद की कि लोगों को उम्रे पे जाने से रोक दिया, लोगों को हज पे जाने से रोक दिया, लोगों को घूमने जाने से रोक दिया। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बात हमारे पर आई है, लेकिन जब अब फॉरेन डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसने भी इसको टेकअप किया हुआ है, ठीक हो जो गया हमारे सर। इदारे उन्होंने, तो हम ये समझते हैं माशी तौर पर यकीनन रास्ते ऑटोमेटिक भी निकलेंगे, और सऊदी अरब को हमसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, हाँ। और वो अपना ऐसा हलीफ जिससे उसने खुद मायदा किया अपने दिफा का, तो मैं समझता हूँ कि उस साथी को वो कमजोर रहने नहीं देगा, या रहने नहीं देना चाहिए उसको। ठीक हो गया। काशिफ साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्योंकि हमने तो सर जी, हम तो हमेशा की तरह बड़ी मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, हमने तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सोच ली हैं कि एग्रीमेंट हो रहा है तो अब आगे भी सब अच्छा होगा, ख़ासतौर पर हमारी मईशत बड़ी उभरेगी सऊदीया के साथ इस ताउन पर। आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं ये समझता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी, हम सबको, उन तमाम लोगों को, अवाम पाकिस्तान को, हमारे अपने अकाबरीन को, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, फ़ौजी जर्नैल हैं, पाक फ़ौज है, शोहदा हैं, शोहदा की फैमिली, उनको सलाम पेश करना चाहिए, बेशक बेशक, जिन्होंने 78 साल मुस्तकिल मिजाजी से एक लाइन ऑफ एक्शन पे काम किया, और पाकिस्तान के बाहर बसने वाले हमारे दुश्मनों ने की प्रॉक्सीज़ ने इदारों को और हर तरह पे हर्डल की, उनके ऊपर मड स्लगिंग की, हर चीज़ की, लेकिन उसके बावजूद हम अपने दिफाई एतबार से आगे चलते रहे, और आज हम इस लेवल पे हैं कि सऊदी अरब जो है वो अपने साथ हमें एक स्ट्रेटजिक पार्टनर बना रहा है। दूसरी बात यह है कि देखें, सऊदी अरब के साथ जब हमारी स्ट्रेटजी तय हो गई, तो ये मुमकिन नहीं है कि सऊदी अरेबिया जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट की हद तक होगा, इसकी तमाम मोडेलिटीज़ तय थी, पहले फॉर्मली अनाउंसमेंट हुई है। इसमें अल्टीमेटली हमारे लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर भी खुलेंगे, इसमें हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी भी चीज़ें होंगी, लेकिन एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत रहते हुए सऊदी अरेबिया पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट करें या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, एक लीगल फ्रेमवर्क में होगा। मैं ये समझता हूँ कि नून लीग की हुकूमत में हमेशा जो एड्रेस किया गया वो किया गया प्रोजेक्ट्स के ऊपर, यानी कि आपने मोटरवे का प्रोजेक्ट बनवाया, जो बनाने वाली कंपनी वो चली गई, लेकिन मोटरवे तो आज भी हम आवाम इस्तेमाल करिए, ऑयल रिफाइनरी लग जाएगी, कुछ और इस तरह के, जिससे हमारा जेन्युइनली जो है वो इकोनॉमिकली हम बूस्ट होंगे, और इस सारे सिनेरियो में ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर जो चीज़ करने वाली है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि चीन हो, सऊदी अरेबिया हो, इवन कतर हो और यूएई हो, ये 4-5 ममालिक हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि ये सबसे पहले पाकिस्तान को आईएमएफ के चुंगल से छुड़ाएंगे, ताकि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल खित्ते के और दोस्त ममालिक के हम आहंग हो, ना कि आईएमएफ की ब्लैकमेलिंग में आवाम को परेशानी का सामना हो। ये काशिफ साहब की बात से जुल्फ़िकार राज साहब, वो मुझे एक मीम याद आ गई जो कल से बड़ी गर्दिश कर रही है कि आप पर हमला, हम पर हमला है, तो फिर हम पर जो कर्जा है वो आप पर कर्जा है। भाई आईएमएफ से छुड़ाने की फरमाइश कर दी है काशिफ साहब ने, जुल्फ़िकार साहब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने भी बड़ा एक मासूम सवाल किया था पहले कि हो सकता है अमेरिका को पाकिस्तान का सारो मेहनत हो जाए और वो भी पाकिस्तान के साथ कोई एग्रीमेंट कर ले। देखें, ये कंट्री टू कंट्री जो रिलेशंस होते हैं किसी नफरत या रोमांस की बुनियाद पे नहीं होते, ये नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे होते हैं। जी सर। 2 खबरें और हैं आपके लिए कि एक तो रशियन चैनल्स ने इसको बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे लिया और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तानी मिसाइल जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर जाएंगे और वहाँ पे तैनात होंगे, और उसके नतीजे में जो इसराइल की कैलकुलेशन थी वो सारी की सारी उल्ट पुलट हो गई है। दूसरा यह है कि चीन से पाकिस्तान जो तैयारे 40 खरीद रहा था उसकी तादाद 100 हो गई है, मुबारक हो आपको। अच्छा, इस सारे डेवलपमेंट पे हमने बड़ी खुल के बात की, इसके 2 पहलू और हैं। जी।
कि यानी बानी पीटीआई कितना बदकिस्मत आदमी है कि वो सऊदी पोटेंशियल को और सऊदी अरब के पाकिस्तान के ताल्लुकात को समझ ही नहीं सके। कैबिनेट के अंदर बैठ के एमबीएस को बुरा भला कह रहे हैं, उनके जहाज के अंदर बैठ के उनको बुरा भला कह रहे हैं, और नतीजा ये निकला कि एमबीएस के साथ दोस्ती को लूज किया। और शहबाज शरीफ कितना खुशकिस्मत है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर उनकी फरागत की किस्से कहानियां और अफवाहें चल रही हैं, और उनके लिए एक ऐसी मौके के ऊपर एक ऐसा छक्का लगा है कि उनको सऊदी अरब की तारीख में और पूरी दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे याद रखा जाएगा कि जिनको फजा के अंदर इस्लामी दी जा रही है, और किस तरह एमबीएस ने उनको प्रोटोकॉल दिया, किस तरह रिस्पेक्ट नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जुल्फिकार साहब, मैं आपकी तरफ आती हूं। तीसरी और आखिरी बात, जुल्फिकार साहब, आप ही की गुफ्तगू में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ना, तो फिर मैं चाहूंगी कि उसका जवाब भी आप दे दीजिएगा सर। मैं सिर्फ जिसारत ये करना चाह रहा हूँ कि बानी की आपने बात की, वो कभी आईएमएफ के बाहर प्रोटेस्ट पे रहे, आज जो अडियाला में मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जनाब मैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो मालदीव और नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात देख रहा हूँ, उनको ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे पाकिस्तान का इकोनॉमिकली और टेक ऑफ हो गया, वो आज भी उसी प्राइम में है। फिर ये मान लेना कि वो बेचारे तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, जो उनकी बहन कहती है, जो बाकी लोग कहते हैं वो सही कहते हैं, उनको सही मालूमात नहीं दे रहे। पहुंच रही है आसमा, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। आसमा देखिए, वो पंजाबी के ना पंजाबी ड्रामा होता था, पंजाबी ड्रामा होता था, उसमें वो कहते थे मुझे सब पता है, लेकिन मैं जानबूझ के यबला बना हुआ हूँ, यबले बने हुए हैं, सब पता। जुल्फिकार साहब कंप्लीट कीजिएगा। उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। वो बदकिस्मती ये है कि वो ना रवायती सियासतदान है, ना ग्राउंड रियलिटीज को समझता है, और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट उसमें पूरा होना नहीं, खत्म होना नहीं, क्योंकि वो नया उनको बनाना पड़ेगा, एक नया इमरान खान जो इन चीजों को समझे, बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान का बड़ा जुमला है। पाकिस्तान का सिस्टम और चीजें, ये सारी चीजें वो है जिसको शरीफ फैमिली समझती है। वो एक रवायती सियासतदान है, वो सऊदी अरब के पोटेंशियल को, पाकिस्तान के उस रिलेशन को और उसको मटेरियलाइज करके आज पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचा है। ठीक हो गया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम, राज साहब ने जो जुमला बोला, राज साहब ने जुमला बोला, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसमें मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक तक हम इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, और इस पे नेक्स्ट वीक कमिंग वीक हम बात कर रहे होंगे। कुछ कह रहे हैं जी, इम्तियाज फरहान साहब कुछ फरमा रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ, जब काशिफ और मैं ये बात करते हैं कि अडियाला वाले को कख नहीं पता, उसको ट्विटर का भी नहीं पता होता, तो आप लोग मजाक उड़ाते हैं हम लोगों का। वो नहीं पता उधर, सब उसको हाईजेक किया हुआ है, ये सोशल मीडिया के नाम पर डॉलर कमाने वालों ने और ट्विटर हैंडल करने वालों ने। भाई जब सबसे नाइलम और सबसे मजलूम आदमी पार्टी के अंदर वो है जिसको चलिए जी, आज मैं माजरत के साथ आप लोगों से प्रोग्राम की क्लोजिंग कर रही हूँ। आप लोग भरे बैठे हैं कि आप जो है वो बानी के हवाले से कोई जरूर बात करें, पीटीआई के हवाले से, जिनको ये उम्मीद थी कि जो ही ये सारा सिलसिला होगा, सऊदी अरब से फोन आ रहा होगा, अमेरिका से फोन आ रहा होगा, लेकिन सारा कुछ हम उलट होते हुए देख रहे हैं, तो उस पर उनका क्या एहसास होंगे, इस पर आप अपने एहसास का इजहार करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पास चूंकि टाइम नहीं है तो इसको किसी और दिन के लिए जो है वो हम मौखर किए देते हैं। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। पैनल आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।